हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए सुनते हैं इस कहानी को। आज मेरी बहू ने तीसरे बच्चे को जन्म दिया था और मैंने अभी तक अपनी बहू की शक्ल तक नहीं देखी थी, क्योंकि मेरा बेटा हर टाइम अपनी बीवी को बुर्के में बंद रखता था। मेरी बीवी बहुत नेक है और किसी के सामने नहीं आती। मैं हर टाइम सोचती थी कि भला बहू का मुझसे क्या पर्दा है, लेकिन मेरा बेटा उसे मेरे सामने भी बगैर बुर्के के नहीं आने देता। आज बहू ने तीसरा बच्चा जन्मा था तो मैंने चुपके से नर्स को कुछ पैसे दिए और कहा, मेरी बहू को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दो, मुझे सिर्फ उसका चेहरा देखना है। कुछ देर बाद नर्स ने मुझे अंदर बुलाया। ज्यों ही मैंने बहू का नकाब उतार कर मैंने बहू का मुंह देखा तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वहां तो मेरी बहू मेरे सामने चाय का कप रखकर बोली, अम्मी आपको कुछ और चाहिए। मैं आज अपने जज्बात को ज्यादा काबू नहीं कर पाई थी, इसीलिए बहू से बोली, हाँ चाहिए। मेरी बहू रुक गई और बोली, जी कहिए अम्मी जी। मैं बोली, अपने चेहरे से नकाब पलट दो, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। मेरी बहू डर गई। वो अपना बुर्का संभालती हुई भागकर मेरे कमरे से निकल गई, जबकि मैं अंदर ही अंदर जल कर रह गई थी। ना जाने मेरे बेटे आमिर को उसमें क्या नजर आया था, जो बीवी बनाकर इसे घर ले आया। अब 4 साल शादी को हो चुके थे, मगर आज तक मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी थी। खैर, मैं चाय पीकर आराम करने के लिए लेट गई। आमिर काम से लौटा तो अपनी बेटियों के साथ प्यार करने लगा। अल्लाह ने उसे 2 बार रहमत से नवाजा था। दोनों बेटियां आमिर पर गई थी। मैं दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि एक बच्चा तो माँ पर चला जाए, ताकि मुझे पता तो चले कि मेरी बहू दिखती कैसी है। आमिर मेरे पास आकर बैठ गया। बोला, अम्मी आप नाजिया से बार बार क्यों फरमाइश करती हैं कि वो आपको अपना चेहरा दिखाए। मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि नाजिया पूरी तरह से पर्दा करती है और निहायती परहेजगार और नेक बहू है आपकी। आपने ही तो नेक बहू की फरमाइश की थी, भूल गई क्या। मैं दिल ही दिल में कुढ़ कर रह गई थी। आजकल की औरतें जरा जरा सी बात शौहरों को जाकर बताती हैं। मैं चुप हो गई थी, क्योंकि मैंने ही आमिर को कहा था कि वो जहाँ मर्जी है शादी कर ले, जिस लड़की को चाहे अपनी बीवी बनाकर लाए, मगर उसमें शर्म हया होनी चाहिए, नेक सीरत हो और पर्दे की पाबंद हो। आमिर जब नाजिया को ब्याह कर लाया तो वो बुर्के में ही रहती। ये देखकर कभी कभार तरस आ जाता तो कभी कभार हंसी आ जाती। मुझे तो बस यही शक था कि शायद ये सब मुझे लुभाने के लिए कर रही हो, लेकिन अगर ये ढोंग होता तो इन 4 सालों में खुल जाता। अब बस बहुत हो गया था। मैंने भी सोच लिया था कि कैसे भी करके मैं उसकी शक्ल देख कर रहूंगी। इन्हीं दिनों मुझे आमिर ने खुशखबरी सुना दी और बोला, नाजिया पेट से है, आपको उसका बहुत ख्याल रखना है और हरदम दुआ करनी है कि बच्चा तंदुरुस्त और सही सलामत रहे। मैं मुस्कुरा देती। मैंने दिल से आमिर की औलाद के लिए दुआ की थी। शाम हुई तो आमिर का फ़ोन आया और बोला, अम्मी आज रात को मैं काम के सिलसिले से दूसरे शहर जा रहा हूँ, अब सुबह ही मुलाकात होगी, आप बस नाजिया का ख्याल रखिएगा। मैंने उससे कहा कि तुम बेफिक्र रहो। थोड़ी देर बाद ही नाजिया भी मेरे पास आ गई और बोली, अम्मी आमिर तो आज घर नहीं आएंगे, आप ऐसा करो अपनी दवा खाकर सो जाओ, मैं भी आराम करने जाती हूँ। मैंने सिर हिला दिया तो वो चली गई। मुझे शाम को जल्दी ही सो जाने की आदत थी, क्योंकि रात 3 बजे उठकर नमाज पढ़ा करती थी। हर रात की तरह जब मैं नमाज पढ़ने के लिए उठी थी, मैं बहू के कमरे के पास से गुजर रही थी तो मर्दाना आवाज ने मुझे चौंका दिया था। ना जाने रात के किस पहर आमिर आया हो, मुझे तो नींद में कुछ खबर नहीं हुई थी। मैं अपनी नमाज में बिजी थी। जब मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरे पास आकर बैठ गया है, मुझे लगा आमिर ही होगा, इसीलिए बेफिक्र होकर मैंने नमाज ख़त्म की। जब सलाम करने लगी तो मैंने देखा कि कोई मेरे पास से उठकर जल्दी से बाहर के दरवाजे की तरफ बढ़ गया है। मुझे सिर्फ काले रंग का बुर्का ही दिखाई दिया था। मैं शक में पड़ गई थी कि रात के इस पहर मेरी बहू कहाँ चली गई है। कहीं आमिर और नाजिया में कोई झगड़ा तो नहीं हो गया है। मैं भी जल्दी से उठकर नाजिया के कमरे की तरफ चल दी, लेकिन नाजिया तो वहीं पड़ी सो रही थी। सोते हुए भी उसने अपना चेहरा ढक रखा था, मगर आमिर का कोई नामो निशान तक नहीं था। एक अजीब से डर ने मन को घेर लिया था। मैं बाहर आकर अपने तखत पर बैठ गई थी। मैं आज की इस घटना के बारे में सोचे जा रही थी। ना जाने मुझे यूं बैठे हुए कितनी देर बीत गई थी। सूरज की रोशनी चारों तरफ फैल गई थी।
कुछ देर में ही दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने आमिर खड़ा था। उसने सर झुकाकर मुझे प्यार दिया और मेरे साथ आकर बैठ गया था। मैं बोली, आमिर तुम एक बार आकर फिर कहाँ चले गए थे? वो नासमझी से बोला, अम्मी क्या मतलब, मैं तो कल शाम का गया अभी लौटा हूँ। मैं हंस दी और बोली, अपनी बुढ़िया माँ को पागल मत बनाओ। मैं नमाज पढ़ने के लिए उठी तो मुझे नाजिया और तुम्हारे बोलने की आवाज़ें आने लगी थी। फिर तुम उठकर बाहर चले गए, मगर तुमने बुर्का क्यों पहन रखा था और अपना चेहरा क्यों ढक रखा था? आमिर मेरी बातें सुनकर एकदम तैस में आ गया था। वो मेरे पास से उठकर अंदर अपने कमरे में चला गया। उन दोनों के झगड़े की आवाज़ें आने लगी थी। काफ़ी देर वो यूं ही लड़ते झगड़ते रहे, जबकि मैं हैरान थी कि आखिर माजरा क्या है। उस लड़ाई के बाद हमारे घर के हालात बड़े पेचीदा हो गए थे। नाजिया काम ख़त्म करके अपने कमरे में घुसी रहती, आमिर सारा सारा दिन काम पर रहता। बस दो नन्ही परियों का ही मुझ बुढ़िया को आसरा रह गया था। वही अपनी शरारतों के साथ मेरा दिल बहलाए हुए थे। एक हफ्ता यूं ही बीत गया था, लेकिन नाजिया और आमिर की अभी तक सुलह नहीं हुई थी। यूं तो दोनों मियाँ बीबी में कभी लड़ाई नहीं होती थी। अगर कभी नाराज़गी भी हो जाती तो ये दोनों ज़्यादा दिन तक एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते थे। लेकिन इस बार कुछ और ही माजरा था। दोपहर हुई तो मैं चाय पीकर आराम करने के लिए लेट गई थी। अभी थोड़ी देर बीती ही होगी कि मुझे घर का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। मैं चौंक गई। मैंने ध्यान से देखा तो एक काला साया बुर्का पोस घर में दाखिल हुआ, जो मेरी बहू के कमरे में घुस गया था। मैं हैरान रह गई थी कि अब ये कौन है? क्या ये उस रात वाला आदमी तो नहीं? मगर फिर मैंने कान को हाथ लगाकर अल्लाह से माफ़ी मांगी थी। मैं नमामी परहेजगार औरत हूँ, यूँ किसी पाक दामन औरत पर शक नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरी बहू तो बहुत शरीफ और पर्देदार औरत थी। आज तक मैंने उसमें कोई बुराई नहीं देखी थी। मुझे सिर्फ और सिर्फ उससे इस बात पर बातचीत करनी थी कि वो अपना चेहरा मुझसे क्यों छुपाती है, मगर मैं इस बात को भी उसकी शराफत समझकर चुप हो जाती थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं सारे मामले का खुद जायजा लेकर किसी नतीजे पर पहुंचूंगी। मैं धीरे से उठी और धीरे धीरे चलती हुई अपनी बहू के कमरे के पास जाकर खड़ी हो गई थी। कमरे से मेरी बहू की बातचीत करने की आवाज़ आ रही थी। मैं बड़ी देर तक खड़ी रही, तब मुझे मर्दाना आवाज़ भी सुनाई देने लगी थी। मैं डर कर 2 कदम पीछे हट गई थी। मैं अपने कमरे में आकर रोने लगी कि ना जाने मेरी बहू किन रास्तों पर चल पड़ी है। मेरा एक ही तो बेटा था। अब अगर बहू उसके साथ भी बेवफाई करती तो मैं ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। मैंने जल्दी से आमिर को फ़ोन मिलाकर घर बुला लिया। अभी 10 मिनट भी नहीं बीते थे कि मैंने अपनी आंखों से उस बुर्का पोस को घर से निकलते हुए देखा था। मैंने अपना माथा पीट लिया कि सबूत तो हाथ से निकल गया। आधे घंटे बाद जब मेरा बेटा घर आया तो वो बड़ा परेशान सा लग रहा था। सबसे पहले आकर उसने मेरी खैरियत मालूम की थी। मैंने बेटे को समझाया कि मैं तो ठीक हूँ, मगर मुझे बहू ठीक नहीं लग रही है। आमिर के माथे पर बल पड़ गए थे। वो गुस्से से बोला, क्यों मम्मी, उसने फिर से क्या किया है? मैं डर गई कि कहीं वो अपनी बीबी को तलाक न दे दे। उन दोनों की अभी तक तो सुलह भी नहीं हुई थी। खैर जो कुछ भी था, मैं अपने बेटे से गद्दारी नहीं कर सकती थी। मैंने उसे साफ साफ बता दिया कि तुम्हारी नेक और पर्देदार बीबी के कमरे से मुझे किसी मर्द की आवाज़ आ रही थी। आमिर का रंग सुर्ख पड़ चुका था। वो चिल्लाने लगा और बोला, नाजिया इधर बाहर आओ। वो डरी सहमी हुई बाहर आ गई थी। खौफ के मारे उसका रंग बिल्कुल पीला पड़ गया था। उसके हाथों में कपकपाहट भी देखी थी मैंने। आमिर गुस्से से बोला, नाजिया तुम्हारे कमरे में आज कौन आया था? नाजिया रोने लगी और रोते हुए बोली, अम्मी झूठ तो मत बोलो, मेरे कमरे में भला किसे आना था? मेरी तो खुद की तबीयत खराब थी, इसलिए मैं तो आज सोई थी। आमिर ने सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखा था। मैं बोली, नाजिया तुम सच बता क्यों नहीं देती? तुमसे मिलने कौन आता है? नाजिया एकदम से कानों को हाथ लगाया और बोली, मम्मी अल्लाह को जान देनी है, मुझ पर इतने बड़े इल्ज़ाम मत लगाइए। आप तो शुरू से ही मुझे कबूल नहीं कर पाई, इसलिए मेरे खिलाफ साजिशें करती फिरती हैं। आमिर गुस्से से उठा तो मैंने उसका हाथ थाम कर बैठा दिया। मैं बोली, हाँ नाजिया बेटा, शायद मुझे ही कोई गलतफहमी हो गई, मुझे माफ़ करना, तुम जाकर आराम करो। आमिर मुझे देखता रह गया। नाजिया चली गई तो मैं बोली, आमिर हम उसको रंगे हाथ पकड़ लेंगे,
यूं तो उसे हर बार मुकर जाना है। आमिर ने कुछ सोचते हुए सर हिला दिया था। बहू सारा सारा दिन घर के काम करती, बच्चियों की देखभाल करती, मेरा भी ख्याल रखती। हालांकि खुद उसकी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती थी। मेरा दिल उसके लिए दुख सा जाता था। मैं सोचती रह जाती थी कि आखिर हकीकत क्या है। यूं ही दिन बीतते जा रहे थे। मेरी बहू का पेट बढ़ता गया, लेकिन आज तक मैं उसकी शकल सूरत देखने से बिल्कुल महरूम थी। एक दिन बड़ी तेज बरसात हो रही थी। आमिर भी काम वाली जगह पर फंस चुका था। मैं अपने कमरे में बैठी नमाज पढ़ने में बिजी थी जब मैंने किसी को घर में घुसते हुए देखा था। मैं उठकर अपने कमरे की खिड़की में खड़ी हो गई थी। मैंने देखा वही बुर्का पोश मेरी बहू के कमरे में गया था। मैंने जल्दी से उठकर आमिर को फ़ोन किया। वो बोला, अम्मी मैं रास्ते में ही हूँ, बस 3 मिनट में घर पहुँचता हूँ। मैंने उसे बताया कि वो बुर्का वाला आदमी तुम्हारी बीवी के कमरे में ही है। बरसात अब रुक चुकी थी। आमिर भी घर आकर अपने कमरे के दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। फिर वो बड़ी देर यूं ही खड़ा रहा और धीरे धीरे नीचे बैठता चला गया और रोने लगा था। मैं हैरत से उसे देख रही थी कि आखिर माजरा क्या है जो मेरा बेटा यूं दिल पकड़कर रो रहा है। फिर अचानक ही उठकर खड़ा हो गया और खुद को दरवाजे की ओट में छुपा दिया था। वो बुर्का पोश जल्दी से हमारे घर से निकलकर बाहर चला गया था। मेरी बहू ने इधर उधर चल फिर कर इस बात की छानबीन कर ली कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा। आमिर वहां से उठकर मेरे पास आ गया था। मैं बोली, आमिर तुमने उसको पकड़ा क्यों नहीं? आज तो तुम मौके से घर पहुंच गए थे। आमिर बोला कि अम्मी कुछ ही दिनों में वो बच्चे को जन्म दे देगी। मैं जल्दबाजी में कुछ गलत कदम नहीं उठाना चाहता, कुछ दिन और इंतजार करता हूँ। मैं चुप होकर रह गई थी। इस बात को 3 दिन बीत गए थे। मेरी बहू दर्द से तड़पने लगी थी और रोते हुए बोली, अम्मी मुझे अस्पताल ले जाओ, लगता है मेरी डिलीवरी का टाइम आ गया है। मैंने अपने बेटे आमिर को जल्दी से फ़ोन करके बुलाया और बहू को जल्दी से अस्पताल ले गए। आज मेरे पास मौका ही मौका था और मैं जल्दी से नर्स के पास गई और उसके हाथ में नोट रखकर कहा, मेरी बहू को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दो, मुझे उसका चेहरा देखना है। नर्स पैसों को देखकर मेरी बात मान गई थी। 3 घंटे के बाद नर्स बाहर आई और बोली, मुबारक हो, आपके घर पोता हुआ है। मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। फिर थोड़ी देर बाद उस नर्स ने मुझे इशारा करके कमरे में आने को कहा। मैं दबे कदम बहू के कमरे में गई तो सामने का मंजर देखकर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि वहाँ तो मेरी बहू नहीं बल्कि बेड पर पड़ी शख्सियत मुझे 26 साल पीछे लेकर गई। मेरा नाम फातिमा है। हम 4 बहन भाई थे। मेरी बुआ का बेटा असद और मैं एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत करते थे। हमारा बचपन में ही निकाह कर दिया गया था, लेकिन जवान होने तक अभी अपने मायके में ही रहती थी। 2 साल बाद मेरी विदाई होनी थी, मगर जब टाइम आया तो बुआ का इंतकाल हो गया था। उस टाइम मैं असद का साथ देने ससुराल नहीं जा पाई, मगर मैंने ये ड्यूटी अपनी छोटी बहन मेहर की लगाई थी। मैं अपनी छोटी बहन से उस तक मैसेज पहुंचा देती थी। जिस दिन बुआ का 40वां था तो असद मेरे घर आया और बोला, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। मैं बड़ी हैरान थी कि आखिर किस बात की माफ़ी। फिर वो रोने लगा तो मैं बोली, यूं रोने से बुआ की रूह को तकलीफ होगी। असद बोला, मैं जो करने वाला हूँ उससे तो अम्मी की रूह तड़पती रह जाएगी। फिर असद ने मेरे मुंह पर मुझे 3 बार तलाक देकर चला गया, जबकि मैं गमजदा सी हो गई थी। आखिर मेरे साथ ये क्यों हो गया? नीचे आकर देखा तो घर से मेहर लापता थी। मैं भागकर मेहर के कमरे में आ गई। वहाँ एक खत पड़ा था। मैंने वो खत उठाकर पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि मैं और असद एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैं यह जानती हूँ कि अगर हमने घर में शादी की बात की तो बहुत बड़ा फसाद खड़ा हो जाएगा और जुदाई हमारा मुकद्दर बन जाएगी। इस्लाम में 2 बहनें एक मर्द के साथ निकाह नहीं कर सकती, इसलिए बाजी को असद ने तलाक दे दिया है। मेरे लिए तलाक एक जहर से कम नहीं था। खत पढ़कर मैं नीचे गिर गई थी और मैं ये सोच रही थी कि मेरी बहन ने ही मेरे पेट में छुरा घोंपा है। मैं तो शर्म हया के मारे कभी असद से ठीक से बात भी नहीं कर पाई थी। मैं अपने आप को कोस रही थी कि काश अपनी बहन को दूर रखा होता अपने शौहर से। अम्मी ने मुझसे आकर खत छीन लिया था। फिर ना जाने क्या हुआ, क्योंकि मैं तो बेहोश हो चुकी थी। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने दोनों भाइयों को अपने पास खड़े हुए पाया था। वो मुझसे कह रहे थे कि वो असद और मेहर को पाताल से भी निकाल लाएंगे और उन्हें कड़ी सजा देंगे।
मगर मैंने अपने भाइयों के सामने हाथ जोड़ दिए थे। मैं बोली कि आप मुझ पर यह सितम हरगिज मत कीजिएगा। मैं ज़िंदगी में दोबारा उन दोनों का कभी सामना नहीं करना चाहती। फिर उस दिन के बाद मेहर और असद का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया था और मेरी ज़िंदगी का इम्तहान शुरू हो गया था। मेरे पापा मेरे लिए रिश्ता ढूंढने लगे तो लोग कहते कि अगर आपकी बच्ची में इतने ही गुण थे तो उसका तलाक ही क्यों हुआ। लोग मुझे ठुकरा कर चले जाते। मुझे ये सब सहना पड़ा था। फिर मेरे लिए सैफ का रिश्ता आया और मैं शादी करके उनके घर आ गई। उन्होंने मुझे दुनिया भर का प्यार दिया। निकाह के साल भर बाद मैंने आमिर को जन्म दिया। मैंने आमिर के लिए खुद से कोई रिश्ता नहीं ढूंढा था। मैंने शादी की जिम्मेदारी उसके हाथ में ही दे दी थी और बोली कि तुम ही लड़की देखकर शादी करके बहू को लेकर घर आओगे, मगर मेरी एक शर्त है कि लड़की शरीफ हो। आमिर ने मेरी बात को पल्लू से बांध लिया था। वो एक बहुत ही ज़्यादा पर्देदार लड़की को ब्याह कर ले आया था, मगर आज उस लड़की के पर्दे का भी भांडा फूट गया था। 3 दिन के बाद बहू घर आ गई थी। अब बहू बेहतर लग रही थी। मैंने उससे कहा कि कौन हो तुम, क्योंकि उसकी शक्ल एकदम मेहर जैसी थी। वो रोते हुए बोली, मेहर मेरी माँ थी और वो तो 12 साल पहले ही कैंसर की बीमारी की वजह से अपनी जान गंवा बैठी। मरते दम तक उसके लबों पर सिर्फ आपका ही नाम था। वे कहती थी कि मुझे फातिमा की हार खा गई है, मुझे कुछ भी नहीं मिला। अपने रिश्ते गंवाए असद को पाने के लिए, मगर असद भी मेरा ना बना। नाजिया मेहर और असद की बेटी थी। मैंने जब नर्स से कहकर उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगवाया था, मैं बिस्तर पर नाजिया की जगह मेहर की जवानी देखकर हैरान रह गई थी, क्योंकि नाजिया हूबहू अपनी माँ की कॉपी थी। नाजिया की बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी। मैं बोली, क्या मतलब? वो रोते हुए अपनी दास्तान सुनाने लगी थी। वो बोली, मैंने जब से होश संभाला था हर टाइम अपने माँ को लड़ते झगड़ते ही पाया था। अब्बू अम्मी से बहुत लड़ाई करते थे। वो अक्सर कहते थे कि मैंने तुम जैसे कोले की खातिर फातिमा जैसा हीरा गवा दिया है। अब्बू आपको भूल नहीं पाए थे, आपके रुखसार के दीवाने थे। इसी गम को दिल से लगाकर अम्मी इस दुनिया से चली गई थी। फिर मेरी आमिर की शादी भी बड़ी अचानक हो गई थी। जब मैं रुखसत होकर आई और आप पर नज़र पड़ी तो मेरी पूरी कायनात हिल कर रह गई थी, क्योंकि आपकी बहुत सी तस्वीर हमारे घर में भी थी। मैंने आमिर को सारी दास्तान सुनाई तो हम उस फैसले पर पहुँचे कि मैं हर टाइम बुर्का पहन कर रखूँगी, वरना बिना वजह आपको परेशानी होगी और आप मुझे तलाक दिलवा देंगी। आमिर ने मुझसे वादा लिया था कि मैं अपने बाप से कोई बातचीत नहीं रखूँगी। मैंने ये वादा निभाया था, मगर फिर पापा जिद करने लगे कि वो आपकी एक झलक देखना चाहते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। इसीलिए अब्बू छुप कर बुर्का पहनकर घर आते थे। मैं ये बात आमिर से इसलिए छुपाती थी क्योंकि आमिर मुझे घर वालों से मिलने से रोका था। मेरा बीता हुआ कल मेरी नज़रों के सामने घूम गया था। मैं नाजिया से बोली, तुम 100 बार जाकर अपने बाप से मिलो, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, मगर मेरे मरने से पहले कभी अपने बाप को इस घर में ना आने देना। मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगी। नाजिया ने उठकर मुझे गले से लगा लिया था। आमिर ने भी मुझसे माफ़ी मांग ली थी। मैंने दिल बड़ा कर लिया था। मैं अपने बीते हुए कल के बुरे वाक़ये को दोबारा अपनी ज़िंदगी उजाड़ने नहीं देना चाहती थी। मेरा बेटा, पोतिया और पोता, ये तो सब मेरी ज़िंदगी हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।